Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's CAF Foundation series, we'll be discussing the topic NBFCs, that is non-banking financial companies. तो जो non-banking financial companies हैं, they are either registered under the Companies Act 1956. Now we have the Companies Act 2013. तो ये बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लोन प्रोवाइड करना एंड इन्वेस्टमेंट करना सिक्योरिटीज़ में जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ इशू करते हैं, लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और शेयर्स एक्वायर करना, स्टॉक्स एक्वायर करना, काफ़ी सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने का काम एनबीएफसीज करते हैं। लेकिन कभी भी एनबीएफसीज का जो प्राइमरी काम है, जो मेन काम है, वो कभी भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकता है, और गुड्स में भी ये ट्रेड नहीं कर सकते। तो उनका मेन काम जो है कभी भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या गुड्स को खरीदना बेचना नहीं हो सकता। हाँ, सिक्योरिटीज़ खरीदना बेचना इनका मेन काम हो सकता है। और इनका मेन काम कभी भी सेल, परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी नहीं हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से पूछा जाना बहुत वाजिब है, पूछा जा सकता है, बहुत इजीली पूछा जा सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। तो आरबीआई का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। ये रेगुलेट करता है, उनको सुपरवाइज करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को। और इस डिपार्टमेंट का जो मेन फोकस रहता है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं एनबीएफसीज के, उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, कंज्यूमर्स जो एनबीएफसीज के से डील करते हैं उनको उनको सेफगार्ड करना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में, क्योंकि अब एनबीएफसीज का जो साइज़ है फाइनेंशियली बहुत बड़ा हो चुका है, जिसके कारण अगर कोई एनबीएफसी डूबती है तो इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और जो आरबीआई का ये डिपार्टमेंट है, ये प्यूनिटिव मेजर्स भी ले सकता है अगर आरबीआई को लगता है कि एनबीएफसी बात नहीं मानता है, रजिस्ट्रेशन के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, लाइसेंसिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिवोक किया जा सकता है। ऐसे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि अब से ये एनबीएफसी कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं, उनकी वाइंडिंग अप के लिए भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन दैट हैपन्स इन एक्सट्रीम केसेस ओनली, ऐसे नॉर्मली ही किसी को बंद नहीं कर दिया जाता है एनबीएफसी को। तो एनबीएफसी का इंडिया में एक इंक्लूसिव ग्रोथ, कि ताकि हर सेक्टर, हर तबके के लोगों का डेवलपमेंट हो, उसमें एनबीएफसी का क्या रोल है। देखो, बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे ना बैंक नहीं पहुँच पाते, बैंक एक्सक्लूडेड जो कस्टमर्स हैं वहाँ पे एनबीएफसी पहुँच जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को इंश्योरेंस मैटर्स में गाइड करना। तो जहाँ बैंक्स नहीं पहुँचे वहाँ पे एनबीएफसीज पहुँच चुके हैं। तभी तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी बैंक्स और एनबीएफसीज मिलके काम करने लग गए हैं। ओके, तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। कुछ एनबीएफसीज डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। बैंक्स के रोल को ये भी सप्लीमेंट करते हैं कि कॉर्पोरेट्स को अगर लोन चाहिए, लोकल बोरोवर्स को लोन्स चाहिए, तो वहाँ पे एनबीएफसी स्टेप इन कर सकते हैं। एमएसएमईज को क्रेडिट प्रोवाइड करना, एमएसएमईज तो एक तरीके से ग्रोथ इंजन है हमारी इंडियन इकोनॉमी के, तो उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करना, गोल्ड के अगेंस्ट लोन देना। जो एक आम इंसान है ना, उसके पास गोल्ड तो रहता ही है, तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन में गोल्ड चाहिए तो गोल्ड लोन एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदना है, उसकी फाइनेंसिंग कर दी, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, वो सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनका केवाईसी का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल रहता है। सो बैंक के साथ साथ ये भी क्रेडिट और इन सब एरियाज में सप्लीमेंट करती है बैंक्स के रोल को। और इसके अलावा सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, वो ऐसे ही पड़ा है, उसका इकोनॉमी में उतना रोल नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग्स को सेविंग्स को अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे भी रिसोर्सेज मोबिलाइज हो रहे हैं, मार्केट में पैसा जा रहा है, आप भी अच्छा रिटर्न अर्न करते हैं और इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, किसी कंपनी को कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प चाहिए, स्टॉक इंक्रीज करना है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, किसी को स्पेशलाइज्ड क्रेडिट चाहिए, उसमें हेल्प करता है। बाकी जब इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबल होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एड होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं एनबीएफसीज की मदद से, फॉरेन ग्रांट्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और पॉवर्टी से बाहर आने में काफ़ी लोगों को हेल्प करता है। उनको लोन अगर आप दे दो, वो अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दें, तो वो पॉवर्टी के विशियस साइकिल से भी बाहर आ पाते हैं। तो पैसे से पैसा बन रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेना पड़ता है एनबीएफसीज को, और एनबीएफसीज का जो नेट ओन्ड फंड्स है वो मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। लेकिन जो आरबीआई है वो अपने हिसाब से कोई भी नंबर बता सकता है कि कौन से टाइप की एनबीएफसी में कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने नेट ओन फंड्स होने चाहिए हैं। वैसे तो आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज जिन्हें एग्जम्पशन मिल रखा है, जैसे जो वेंचर कैपिटल फंड है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं, ये ऑलरेडी सेबी के पास रजिस्टर्ड रहती हैं, तो फिर आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उनका रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है तो फिर आरबीआई से लेने की ज़रूरत नहीं है। निधि कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर है, चिट फंड कंपनी जो चिट फंड एक्ट के अंडर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिन्हें नेशनल हाउसिंग बैंक गवर्न करता है, या जो स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हैं, इन सबको भी डबल रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दी आरबीआई। ओके, उसके बाद अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक हमारे पास होती है टीयर 1 कैपिटल, जो मेन कोर कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की। फिर होती है टीयर 2 कैपिटल। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपके रिस्क है तो आप टीयर 2 कैपिटल यूज करते हैं। जब बिल्कुल वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी बंद हो रही है, तब टीयर 1 कैपिटल आपकी कोर कैपिटल होती है। तो वो कितनी कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये भी बताया गया है। सो टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल जो होती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन बैलेंस शीट एंड रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो जो आपका एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स है, उनके 15% से कम आपकी टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल नहीं होनी चाहिए है। ठीक है, कुछ एनबीएफसीज में टीयर 1 कैपिटल जो है आपकी 10% से कम नहीं होनी चाहिए, टीयर 1 कैपिटल सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जो एनबीएफसीज प्राइमरली गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने का काम करती हैं, यानी कि जिनका गोल्ड लोन का काम ही 50% या उससे ज़्यादा का है, उनका टीयर 1 कैपिटल जो है कम से कम 12% होना चाहिए। और जो अब रिक्वायरमेंट है नेट ओन फंड्स का, वो 2 करोड़ कर दिया गया है मिनिमम। ठीक है, तो पहले इनिशियली 25 लाख था। ठीक है, जब इनिशियली बात हुई थी एनबीएफसीज की, अभी 2 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन वही सेम बात आ जाती है कि अलग अलग टाइप के एनबीएफसीज के लिए अलग अलग टाइप का जो है बताया जा सकता है कि नेट ओन फंड्स कितना है। तो पहले 25 लाख था, अब उसको अमेंड करके 2 करोड़ कर दिया कि मिनिमम इतना होना चाहिए, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आर मास्टर कोर्स कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रेपरेशन खुद से करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, और आप कैब 75 कोड यूज़ करके 75% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाके एडुटैप पे आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे बहुत सारा हमारा कंटेंट फ्री है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।